हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आते हैं नए कंसेप्ट की तरफ। आज का जो मेरा टॉपिक है विद्युत धारा के बारे में। जितने भी हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे उसके बारे में हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में अब हम लोग समझते हैं। ये रहेंगे तो आपको पूरे बोर्ड पर पूरे तरह से साफ दिखेगा, नहीं तो आपको परेशान करेगा। आप समझ नहीं पाएंगे क्या लिखा गया है क्या नहीं। आप सोचेंगे कि ऐसे ही वीडियो क्वालिटी आती है, ऐसा नहीं है। आप इसको जो है फुल एचडी में करें तो आप इसके आगे तरफ देखें। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हम लोग पढ़े थे उसके बारे में थोड़ी सी फार्मूलाएँ हैं, उसके कंसेप्ट को समझते रहें और उसका याद करते रहें। उससे बार बार इसके बारे में सोचेंगे थोड़ा बहुत आपको याद रहेगा, ये भूलेगा बिल्कुल भी नहीं। आते हैं उसी का वो मैंने जब पढ़ा था वो आपको संतुलित अवस्था में जो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैंने फास्ट रिवीजन में कर लेता हूँ फार्मूला को। जैसे कि मैंने यहाँ पर अध्ययन किया था तो जब हम लोग यहाँ पर अध्ययन किए थे, यहाँ पर P, Q और यहाँ पर था R, यहाँ पर था S और यहाँ पर था G। अगर हम लोग मान लें केस नंबर वन में क्या मान लिया जाता था, यहाँ पर देखिए P और ये S तिरयस गुणा, ठीक है ना। तिरयस गुणा में क्या था, P H इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू में Q और ये R। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो हम इसे बोलेंगे असंतुलित अवस्था में। किस में बोलेंगे? असंतुलित अवस्था में। और यहाँ ना असंतुलित आपका ये अवस्था बन जाएगा। तो इस कंडीशन में जो फार्मूला जो बनता था, यहाँ पर हम मान लेते हैं ए और यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं आपका बी। तो टोटल जो प्रतिरोध था ये आर ए बी इज इक्वल टू में, याद कर लीजिए फिर से, इन दोनों का गुणा अर्थात पी क्यू और फिर इन दोनों का योग, क्या बोलते थे, आर प्लस में एस, फिर प्लस, फिर इन दोनों का गुणा आर एस और फिर इन दोनों का योग, आपको याद होगा P प्लस में Q, फिर प्लस, फिर इसके बाद G, फिर क्या था, इन दोनों का जोड़, फिर इन दोनों का जोड़ करके गुणा कर देते थे, अर्थात P प्लस में Q और फिर यहाँ पर R प्लस में S और यहाँ है ना फिर अपान बट्टे में क्या था, फिर यहाँ पर ये G था और फिर चारों को जोड़ दिया गया था, P प्लस में Q प्लस में R प्लस में S, फिर गया था प्लस और फिर इसके बाद सामने सामने के जोड़ कर गुणा किया गया था, P प्लस में R एक कोष्टक में, फिर Q प्लस में S, Q प्लस में S। अरे हाँ ना, तो आपका ये फार्मूला तो याद होगा आपको ये कतई में। फिर आप देखेंगे इसमें दो केस था, इसमें दो केस क्या था, पहला फिगर में मान लीजिए ये कंसेप्ट था, दूसरा फिगर मान लीजिए हम यहाँ पर बना दें। P यहाँ पर भी P था, Q यहाँ पर भी Q था, यहाँ पर G। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में भी Q इंटू में Q इज नॉट इक्वल टू में P इंटू में P, तो भी यही होता था, वही केस है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे वही फार्मूला आप लगाइएगा, इन दोनों को जोड़ करके, इन दोनों का गुणा करके और फिर इन दोनों को जोड़ कर फिर गुणा कर दीजिएगा, फिर इन दोनों को गुणा करके फिर जोड़ करके इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा। जैसे जैसे यहाँ पर किया गया आप इसको यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं हम लोग और एडवांस न्यूमेरिकल की तरफ, जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझते हैं। आते हैं पॉइंट पर। अब हम लोग आते हैं कुछ नया कंसेप्ट को समझते हैं। जो हमारा क्यूब होता है उसके बारे में हम लोग प्रतिरोध के बारे में समझ लेते हैं, वो क्या कहता है देखिए समझिए। यहाँ पर हम लोग समझते हैं जो प्रतिरोध जो आर है, मान लीजिए यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध आर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी हैं सब कितना प्रतिरोध है, यहाँ पर ये आर प्रतिरोध, आर ही ओम के यहाँ पर है, सभी प्रतिरोध यहाँ पर बना हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको तुल्य प्रतिरोध याद करना है, ठीक है ना। तुल्य प्रतिरोध आपको मैं समझाना चाहूँगा, अभी आप एक एक बात समझ जाएंगे, यहाँ पर कुछ भी आपको ऐसा छूटेगा बिल्कुल भी नहीं। तुल्य प्रतिरोध आप ध्यान से देखेंगे, इस कोने से इस कोने तक का जो हम विकर्ण का बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल। विकर्ण का अच्छा हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए और ये बी और ये सी डी, फिर इसके बाद ई एफ जी और ये एच, अर्थात ए से लेकर के ये एच जी तक का है ना। तो विकर्ण क्या कह रहा है, कहाँ का निकालना है, आर का निकालना है, विकर्ण प्रतिरोध निकालना है आर से लेकर के ए से लेकर के जी तक, इसी को क्या बोलेंगे, विकर्ण बोलेंगे। आपके पास एक और है विकर्ण जो आपका चरफेक्स का है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर ये आपका चरफेक्स का, ठीक है ना।
जैसे कि इसकी लंबाई हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसका विकर्ण हो गया। तो इसको आप बोलोगे ए बी सी और ये डी। तो जो आप देखोगे यहाँ पर सरफेक्स भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसमें सरफेक्स विकर्ण कौन कौन सा है? ए और ये सी भी है, डी और ये बी है। सभी जगहों पर एक ही मान आएगा। यहाँ पर देखिए सरफेक्स यहाँ पर बना हुआ है, डी और ई है, ए और ये एच है। तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, मतलब डी ई भी ले सकते हैं, ए और एच भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऊपर वाला जो सरफेक्स ये बना हुआ है, यहाँ से आप ले सकते हैं ई से लेकर के जी तक, एफ से लेकर के एच तक। अरे हाँ है ना। जो बगल में जो सरफेक्स बना हुआ है आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बी से लेकर के डी जी तक और सी के लेकर के एफ तक। तो यानी ये भी एक सरफेक्स का है। नीचे का तो सरफेक्स बना ही है, एक पीछे भी एक सरफेक्स बना हुआ है। आप चाहोगे तो डी से लेकर के जी ले सकते हो, सी से लेकर के एच ले सकते हो। तो यानी एक हमारे पास क्या है? सरफेक्स मतलब सतह विकर्ण, सतह विकर्ण। अरे हाँ ना। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? सरफेक्स डायगोनल। अरे हाँ ना। तो ये आप कहीं ले लीजिए, मैं यहाँ पर लेता हूँ ए से लेकर के सी तक। क्या ले लेता हूँ? यहाँ से सी तक का, ठीक ना। तो इसको हम बोलेंगे क्या? आर ए सी बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसके अब मान निकालेंगे अभी। अच्छा, अब आप देखेंगे कोई एक भुजा का भी ले सकते हैं, जैसे एक से लेकर के बी तक, बी से लेकर के सी तक, सी से लेकर के डी तक, डी से लेकर के ए तक। तो ये एक कोई भुजा भी बन जा रहा है। कहीं भी एच से लेकर डी ले सकते हैं, डी से लेकर के सी ले सकते हैं, या यहाँ से एच लेकर ई ले सकते हैं, ई से लेकर के एफ ले सकते हैं। तो ये एक हमारे पास क्या कोई भुजा हो जाएगा, कोई मतलब ये साइड, कोई ये साइड हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या कहेगा यहाँ पर? ये आर हम यहाँ पर चले ले लेते हैं, यहाँ पर आर और ए बी से ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आर और ये ए बी से, ठीक है ना। तो बाबू लोग एक विकर्ण में आप 3 प्रतिरोध यहाँ से निकाल सकते हैं। ये अपने दिमाग में रखिएगा। अब ये कहाँ से प्रतिरोध पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है, ये आपका जिम्मेदारी है वहाँ पर बातों को समझना। ये कहाँ से पूछ रहा है आपको, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो आप ध्यान में रखेंगे। पहले विकर्ण से भी पूछ सकता है, विकर्ण मतलब उस कोने से लेकर के उस कोने तक। सतह विकर्ण से पूछ सकता है कि सतह विकर्ण में क्या है, आप बारीकी से बात समझ गए होंगे। भुजा के बारे में भी पूछ सकता है। तो मैं इसके बारे में मैं एक साथ में बताना चाहूँगा। ये सभी प्रतिरोध क्या है? आर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, हम इसके बारे में बताऊंगा। पहले ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये सभी प्रतिरोध आ रहा है, मैं अभी एक ज्ञात कर दूंगा ये कैसे आया है, या आप अभी इसके बारीकी से आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ से देखेंगे ए, यानी इसका जो मान देखेंगे तो पहले हम आर का बंटवारा करेंगे। ये कितने के रूप में हो जाएगा? ये 5/6 के रूप में ही हो जाएगा। इसको आप यहाँ मत लिखिए, ठीक ना। ये 5/6 अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि आर का 5/6 का गुणा कर देंगे तो ये यहाँ का प्रतिरोध यहाँ से आ जाएगा, ये किसी भी विकर्ण से, ठीक है ना। अरे हाँ ना। अब इसमें विकर्ण कौन कौन सा हो सकता है? 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो सकता है, इस कोने उस कोने से लेकर के इस कोने तक। अच्छा, इस वाले कोने से लेकर के इस कोने तक जा सकता है, उस कोने से लेकर यहाँ तक आ सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो यानी ये यहीं से आप इसको मान को निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या पूछ रहा है यहाँ पर। ये आगे का पूछ रहा है सतह विकर्ण। सतह विकर्ण में क्या होता है ना, ऊपर वाले में 2 कम कर दिए, नीचे वाले में 2 कम कर दिए। ऊपर वाले में 2 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे वाले में 2 कम करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसमें आर का गुणा कर दिए, आपका ये सतह विकर्ण का ये आपका मान आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, 7/12 के रूप में हो जाता है। आप 7/12 के रूप में यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8। तो ये आपको बहुत ज़रूरी होता है, ये बात आपको जानना, ठीक है। तो हम उम्मीद रख रहे हैं ये बात आप समझ लिए होंगे। मैं एक जो है ना, एक को मैं सिद्ध कर देता हूँ, ये कहाँ से आया है, मैं एक इसको मैं सिद्ध कर देता हूँ। आप इसको बारे में ये भी समझ लें कि ऐसे ऐसे फंडामेंटल से ये काम कर रहा है। लेकिन मैं आपसे बात बताना चाहूँगा, यहाँ पर जब भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं 6 ऊपर की तरफ है, 4 नीचे यहाँ पर है, यहाँ पर रखिए 12 है। इसका मतलब नीचे जो संख्या है, नीचे जो संख्या है 12 है, और क्या है यहाँ पर, ये 4 है, और क्या यहाँ पर ये 6 है। अरे हाँ है ना। तो ऐसी संख्या का प्रतिरोध आर का मान दिया गया रहेगा। आर का मान यहाँ पर ऐसी मान दिया गया रहेगा जो 12 से कट गया, 4 से कट गया, 6 से कट गया। कहीं न कहीं 12 भी यहाँ पर दे सकता है। 12 से दे देगा तो 12 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, 24 दे देगा। यहाँ पर क्या ना देगा? 24। अगर ये सभी प्रतिरोधों का मान अगर 24 है, अगर मान दे रख लिया जाए 24, आर बराबर में 24 ओम है, तो हम क्या कर सकते हैं, विकर्ण के द्वारा और सरफेक्स विकर्ण के द्वारा और भुजा के मतलब के द्वारा हमको प्रतिरोध अगर ज्ञात करना रहे तो हम आर की जगह पर क्या रख देंगे? 24 रख देंगे। अरे हाँ ना। आर की जगह पर क्या रख देंगे? 24। तब हम देखते हैं क्या आता है यहाँ से।
तो जैसे आर की जगह पर अगर आप 24 रखेंगे तो आप देखें ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा 24 गुणे में 5/6। इसको अगर आप काट देंगे तो हो जाएगा 4, और इसको गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 20 ओम। बहुत ध्यान में रखिएगा, आप इसे आराम से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर देखिएगा 3/में यहाँ पर हो जाएगा 4, गुणे में हो जाएगा 24, इसको अगर आप काट देंगे तो हो जाएगा 6, और यहाँ पर गुणा कर देंगे आपका हो जाएगा 18 में ओम। अरे हाँ है ना। यहाँ पर अगर आप 60/12 मौजूद है, यहाँ पर लिख देंगे आप 24, तो इसका मतलब यहाँ से इसको आप काट देंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर इसके साथ गुणा कर देंगे हो जाएगा आपका 14, यानी 14, 18 और 20 ओम का बन जाएगा। यानी यही मैं आपको समझाना चाहूँगा कि विकर्ण के द्वारा प्रतिरोध सबसे अधिक होता है और भुजा के द्वारा प्रतिरोध सबसे कम होता है। यही मैं यहाँ पर ये बात को समझाना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर 14 ही ओम आया, यहाँ पर 18, यहाँ पर ये 20। अरे हाँ है ना। तो ये आपको उम्मीद समझ में आ गया होगा। लेकिन चलिए इसके पहले मैं आपको बता दूं, एक जो विकर्ण वाला है इसको मैं सिद्ध कर देता हूं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पर समझने में कोई दिक्कत ना हो। आते हैं उसी कंसेप्ट की तरफ। हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं, पहले समझते हैं कि विकर्ण का जो हमारा जो प्रतिरोध है 5/6 आर कैसे आता है, ये हम लोग बारीकी से समझते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध दे रखा हुआ है ये पॉइंट ए है, और यहाँ पर देखेंगे पॉइंट में बी है। यही हमारा क्या है, मेन डायगोनल है। जो आप देखिए समझने की कोशिश कर रहे हैं, आर यहाँ पर है, यहाँ भी आर है, अर्थात सभी प्रतिरोध कितना है, यहाँ पर ही आर है। ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि समविभव, कि कौन सा ऐसा बिंदु है, कहाँ कहाँ ऐसा कोई बिंदु है जहाँ पर विभव का मान समान हो। और जब विभव का मान समान होता है तो हम वहाँ को इसको एक बिंदु मान सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर समविभव, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में इक्विपोटेंशियल बोलते हैं, अगर उसका पॉइंट अगर सेम है, अगर वहाँ पर इक्विपोटेंशियल हमारे देखने के अनुसार अगर सेम है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो एक ही पॉइंट है। और जब वो एक ही पॉइंट है तो हम उस पॉइंट को एक में मिला देते हैं, तब जो प्रतिरोध को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो हम लोग इसी कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे, पता करेंगे कि समविभव कहाँ है, अर्थात विभव विभवांतर जो है, जो वोल्टेज का जो मान है, कौन सा ऐसा बिंदु है जहाँ पर सेम है। तो आप कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आई धारा यहाँ से ये जा रहा है, जैसे कि आई धारा जा रहा है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है 3 धारा यहाँ से बट जा रहे हैं। यहाँ पर ये दूरी हो गया, यहाँ पर एक बिंदु, और फिर ये भी प्रतिरोध पार करके यहाँ पहुँचा, और ये भी यहाँ पर पहुँच गया। अब आप देखोगे इन्हीं तीनों पॉइंट से यहाँ तक पहुँचने में समान दूरी है। अरे हाँ है ना। इन्हीं तीनों पॉइंट से देखिए, यहाँ से मैं गया हूँ तो तीनों समान दूरी तय करके यहाँ पहुँचा है, और फिर यहाँ से यहाँ तक समान दूरी है। जैसे ध्यान से देखेंगे 1 2 1 2, फिर देखिएगा यहाँ से 1 2, फिर इसके बाद 1 2, और फिर यहाँ से 1 फिर 2, और फिर यहाँ देखिएगा 1 फिर 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट हैं तीनों, इसको हम अगर नाम दे देते हैं, इसको बात करें, मान लीजिए ए, यहाँ पर मान दे रहे बी, सी, और ये डी, ये हो जाएगा ई, और ये हो जाएगा एफ, जी, और ये हो जाएगा एच। इसका मतलब बाबू लोग ये हुआ कि जो आपका ये ई और ये डी और ये बी है, ये तीनों ही जो है तीनों एक ही पॉइंट हैं। अगर हम तीनों को एक साथ मिला दें तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों ही का विभव एक समान है, अब वोल्टेज का मान वहाँ पर एक समान है। इसको हम बोल सकते हैं इक्विपोटेंशियल है। इसका मतलब बाबू हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक लाइन के रूप में, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ई और कामा डी एंड बी, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये इक्विपोटेंशियल। अरे हाँ ना, जिसे हम बोल सकते हैं समविभव। ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचते हैं इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो ये पॉइंट है, और फिर ये यहाँ से यहाँ पर हम लोग आते हैं, और फिर ये यहाँ से यहाँ आते हैं, और फिर इसको भी यहाँ से यहाँ आते हैं। तो आप देखेंगे कि फिर इसके अगला जो एक पॉइंट मिल गया GFC, ये भी यहाँ से, मतलब यहाँ से यहाँ तक तीनों तक जाने में, और फिर तीनों से यहाँ तक जाने में हमारे पास समान दूरी तय करनी पड़ रही है। इसका मतलब हमारे पास फिर से एक पॉइंट मिल गया जो हमारे पास है G, और यहाँ है F, और यहाँ है एंड C। क्या है यहाँ पर, ये इक्विपोटेंशियल है। क्या है यहाँ पर, ये इक्विपोटेंशियल है। अरे हाँ ना, समविभव इसको हम लोग बोल सकते हैं।
अरे हाँ ना, समविभव इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अब हम लोग इसी पॉइंट को क्या करते हैं, एक साथ मिला करके दूसरा फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ये तीनों पॉइंट हम लोग एक साथ मिला देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे ए से जो है डी बी बी तक पहुंचा है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर मान लीजिए ए है ये वाला, फिर ए से जो है एक पॉइंट जो मिला हमको सी ई, और ये डी और ये बी, क्या है ये पॉइंट का नाम क्या रहेगा, ई, फिर ये सी और ये डी, क्या है सॉरी सी ई डी ई, सॉरी ई और ये डी और इसके बाद ये बी। अरे हाँ ना, ये तीनों जो बिंदु हैं वे एक ही हैं, इसलिए हम इसका एक ही नाम दे दिया यहाँ पर ही। तो हम लोग देखेंगे कि इन्हीं तीनों से यहाँ से लेकर के ए तक का 3 प्रतिरोध जा करके मिला हुआ है। अरे हाँ है ना, तो चलो ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, एक फिर ऐसे और फिर यहाँ पर ये एक ऐसे, और बीच में काट काट के प्रतिरोध को मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है ना। अरे हाँ है ना, और तीनों का जो मान है वो क्या हो जाएगा, आर ही होगा। अरे हाँ है ना, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तीनों, ये भी एक ही पॉइंट है, ये तीनों एक ही पॉइंट हैं, और तीनों से जा करके 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 यहाँ से 2 निकला है, फिर यहाँ से 2 निकला है, फिर यहाँ से 2 निकला, ये तीनों फिर एक ही पॉइंट पर गया है, इसको हम 6 प्रतिरोध बोल लेंगे। और इसका मान कितना है, जी एफ सी, क्या है जी एफ, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी। ये फिर यहाँ पर जो 6 प्रतिरोध इसके पास जा रहे हैं, 6 प्रतिरोध का नाम आ रही है, लेकिन देखो 1 2 3 4 5 6 प्रतिरोध है। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम फिर 6 भेज देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ से आपके पास फिर यहाँ पर जो अगला जो सेंटेंस यहाँ पर यच है, यहाँ पर यच मान लेते हैं, और इस पॉइंट तक जो है ये हमारा ये पॉइंट लास्ट है, इसको हम यच मान लेते हैं। और यहाँ से फिर 3 गया है, कितना गया है 3। अरे हाँ ना, तो इन 6 को हम मिटा करके प्रतिरोध बना देते हैं थोड़ा थोड़ा, जो कि आपको समझना आसान रहेगा, इसलिए मैं साथ साथ समझा दे रहा हूँ। तो अब आप देख पा रहे होगी, अगर सभी यहाँ पर आर ही आर है, यहाँ पर क्या है आर है, यहाँ पर भी क्या है आर है, यहाँ पर भी है सभी, यहाँ पर भी आर है। अरे हाँ है ना, तो अब आप देखेंगे फिर इसका नया प्रतिरोध बनाने की कोशिश करेंगे, नया परिपथ। तो ये हमारे पास क्या है ए है, और ये पॉइंट क्या है यच है, इसे हम क्या बोलेंगे ए, और इसको क्या बोलेंगे यच। अरे हाँ ना, तो ए है और ये हमारे पास ये यच है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे, तो आपको पता होनी चाहिए कि चलिए मैं यहाँ पर छोटा सा फार्मूला लगा ऐड कर देता हूँ यहाँ पर ये, तो ये हो जाएगा 1 में आर टी एच का हमको ऐड करना है, तो 1 में आर प्लस में 1 में आर प्लस में ये 1 में आर। अरे हाँ ना, तो अब देखेंगे तीनों बराबर है, नीचे तो आर लिख देंगे 1 प्लस में 1 प्लस में 1, इसका मतलब फिर ऊपर लिख देंगे 3 प्लस में ये आर, और फिर ये 1 में आर टी एच का मान है, इसको फिर उल्टा कर दीजिए पूरे का, तो आर टी एच बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका R में 3। अरे हाँ ना, अगर ये 3 प्रतिरोध है तो ये R में 3 आया है, इसको हम बोल सकते हैं R में 3 ओम, इसको बोल सकते हैं R में 6 ओम, इसको बोल सकते हैं R में 3 ओम। अरे हाँ ना, अब आप देखेंगे तीनों श्रेणी क्रम में है, तीनों श्रेणी क्रम में होने के नाते चीरे चीरे जोड़ देंगे, तो हमारे पास तीनों चीरे चीरे जोड़ने का क्या फार्मूला बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ तीनों चीरे चीरे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, R प्लस में 3 प्लस में R में 6 R में 3, यहाँ पर चीरे चीरे जोड़ देंगे तो इसे बोलेंगे R ए बी। आर क्या है ए एच है, सॉरी आर क्या है ए एच है, ये सबको जोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे कितने गुणा करेंगे, 2 का ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर ये क्या कि नीचे वाला 6 बन जाते हैं, क्या बन जाएगा 2R अपान में 6 प्लस में R अपान में 6 और प्लस में 2R अपान में 6, नीचे अपना क्या बन गया 6 बन गया, यहाँ पर 2R प्लस में R फिर प्लस में 2R, ऊपर जोड़ देंगे 5R अपान में 6 आ गया। इसका मतलब R ए एच का जो मान आ गया 5R अपान में 6, ये आपका आ गया। तो मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप ये बात समझ गया। मैं फिर से सिद्ध किया था मैं इसके बारे में, इसका मान कितना आया था, ये 5 में 6 ये R। अरे हाँ ना, ये आपका आंसर है जो हमने पहले ही फार्मूला में मैंने आपको बता दिया है। आपको कुछ भी ऐसा नहीं सीखना, ना ही देखो भी परेशान होना है। अगर ये पॉइंट सेम है, मतलब विभव यहाँ पर विभव का समान है, तो इन तीनों को हम एक साथ मिला देंगे। अब इन तीनों को हम एक साथ यहाँ पर मिला देंगे, जो नया फार्मूला से आपको फिगर दिख ही रहा है। तो ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे। उसी प्रकार इसमें भी आगे भी अपना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक समझ लिए फार्मूला के याद रखिए, अपना न्यूमेरिकल जो है लगाने में आपको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एक नए न्यूमेरिकल की तरफ
जो हमारा कंसेप्ट आगे बढ़ रहा है, हम लोग एक एक न्यूमेरिकल को समझेंगे, इसमें देखेंगे बारीकी से किस टाइप का न्यूमेरिकल बन सकता है, कहाँ हमें फंसा सकता है न्यूमेरिकल में, हम लोग ये आगे की तरफ समझते हैं। एक और डिजाइन है जो हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं, वो अनंत प्रतिरोध के लिए जोड़ा गया है। आते हैं उसी पॉइंट की तरफ, आते हैं इसी कंसेप्ट की तरफ। यहाँ पर दे रखा है अनंत प्रतिरोध वाला प्रतिरोध है, जो परिपथ है उसका तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। ये अनंत श्रेणी तक बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ 3 टाइप का प्रतिरोध जुड़ा रहेगा, जैसे R1, R2 और R3। यहाँ पर जो R3 रहेगा वही सब में रहेगा, R3 की तरफ इधर साइड में, इधर साइड सब में R1 रहेगा, यहाँ पर सब में R2 ये रहेगा। ये माना कि यहाँ पर ये जो चीज़ जो मान यहाँ पर रहेगा वही मान यहाँ भी रहेगा, वही मान यहाँ भी रहेगा, यही मान आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जो मान यहाँ वही मान यहाँ, वही मान यहाँ, वही मान आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा, वही कंडीशन यहाँ भी रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो तुल्य प्रतिरोध निकालना रहेगा, मान लीजिए मुझे निकालना है RAB का जो मुझे प्रतिरोध निकालना है, तो इस कंडीशन में आपको मैं बता दूं, इसको जो है आगे तरफ हम सॉल्व करेंगे बेसिक कंसेप्ट से, लेकिन आपको कुछ फार्मूला एडवांस हैं जो आप बारीकी से याद रखेंगे तो आपको काम कर जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे मेरा फार्मूला पहले रहेगा 1/2 और फिर इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस में हो जाएगा ये R2, अरे हाँ है ना। अब फिर से आप लिखेंगे यहाँ पर ये प्लस, अब फिर यहाँ हो जाएगा 1/2, फिर कोष्टक में फिर यहाँ हो जाएगा जो आप R1 प्लस में R2 लिखे थे उसी का ये हो जाएगा ये होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, अब फिर यहाँ हो जाएगा ये आपका 4, अब फिर ये जो अब आपका R3 है यहाँ पर लिख देंगे R3, फिर यहाँ हो जाएगा R1 प्लस में ये R2 का यहाँ पर कोष्टक में 1, अरे हाँ है ना। तो ये आप देखेंगे बेसिक कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ भी ऐसा मान नहीं है, जो R1 प्लस में R2 यहाँ भी, R1 प्लस में R2 यहाँ भी है, R1 प्लस में R2 यहाँ भी है। यहाँ पर इसके साथ में 4R3 जुड़ा हुआ है, और फिर इसके साथ R² है, यहाँ पर हाफ है, ये पूरे कोष्टक में है, यहाँ पर हाफ है और यहाँ पर अलग से हाफ है, अरे हाँ ना। मैं चाहता था इसको हाफ को अलग से कॉमन कर सकता था, लेकिन ये आसान है भी और इसको आप याद कर सकते हैं। वही कंसेप्ट आप यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर कुछ अलग टाइप का है, लेकिन यहाँ पर जो मान दे रखा था ये नीचे वाला यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर नहीं दिया गया है, अरे हाँ है ना। तो हम लोग इस कंडीशन में जब हम इसका जब प्रतिरोध निकालेंगे RAB का मान, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फार्मूला है 1/2, अरे हाँ है ना, 1/2, इसके बाद हो जाएगा R1। भाई यहाँ पर R2 तो नहीं था ना, यहाँ पर R2 तो है नहीं, केवल R1 ही रहेगा, इसलिए R1 ही रह जाएगा। तो फिर आप कोष्टक में लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1 प्लस में, फिर करेड़ी में 1 प्लस में 4R2 अपान में R1, अरे हाँ ना। ये आपका फार्मूला है, आप इसको याद रखिए, आपको ये फार्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आप उस फार्मूला से आप इसको भी हल कर सकते हैं, आप इसको भी निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो आपको ये हम आते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। आप लोग देख रहे हैं इसी परिपथ के जो फार्मूला भी हम समझे हैं, ये कंसेप्ट यहाँ पर ये फार्मूला आप इसको सॉल्व कर सकते हैं फार्मूला से ही। आप देखेंगे मेन कंसेप्ट क्या कहता है, इन दोनों का योगफल मतलब 1/2 कोष्टक में आप लिख सकते थे 2 प्लस में ये आप लिख सकते हैं 4, फिर प्लस में 1/2। अब आप इसके आगे क्या लिखेंगे, कोष्टक में यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस में 4, 2 प्लस में ये आपका हो जाएगा 4, और फिर प्लस में 4, और फिर इंटू में 3, और फिर यहाँ पर होल स्क्वायर रहेगा, और फिर यहाँ पर ये 2 प्लस में 4 अर्थात 4 प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट लिख देंगे तो भी। यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, इसका मतलब हो जाएगा 1/2 इंटू में 6 है, फिर प्लस वहाँ पर हो जाएगा कोष्टक में, यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 से 36 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका ये 12 गुणे में 6, अरे हाँ है ना। इसका मतलब आप इसको और सॉल्व करेंगे आगे की तरफ, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको आगे तरफ काट, इसको मैं काट दिया था, क्या नहीं काटना नहीं है, आपको लिखना यहाँ पर 6। तब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस में, यहाँ पर क्या कोष्टक में 1/2 है, कोष्टक में क्या यहाँ पर ये 36 है, फिर धन 12 छक्का 72 हो जाएगा। यहाँ पर ये उनको आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर ये 3 प्लस में 1/2, उनको आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा आपका 10, अरे हाँ है ना। तो 3 प्लस में इसको आप काट देंगे तब देखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 देखिए 25 10, यहाँ पर हो जाएगा 54। अब इसको फिर आप जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 57 ओम, अरे हाँ है ना। 57 ओम आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 57 ओम, ठीक है ना। आपको ये बात याद रखना होगा, 57 ओम आपका इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी सॉल्यूशन में कोई मिस्टेक हुआ हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको फार्मूला आपको लगा सकते हैं, फार्मूला इसी आधार पर सॉल्व हो जाएगा। तो कल से हम लोग आते हैं KVL और KCL के बारे में समझते हैं, और इसके बाद जो है न्यूमेरिकल, जो एडवांस न्यूमेरिकल है वो हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं, तब हम लोग आते हैं प्रत्यावर्ती धारा की तरफ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।